चाहती हूँ। आयुष्मती पूनम यादव, आप आए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम चला कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद कुमार, प्रखंड अंचल अधिकारी कान्हाचट्टी चंद्रा हमारे बीच पहुंचेंगे। मैं बता दूं पूनम यादव जी के विषय में, ये काफी अच्छी वक्ता है और महापुरुषों की लगभग जीवनी इनके पास कंठस्थ याद है। मुझे लगता है कि हम सभी को इनसे काफी। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी 24वां वामसेट राज्य अधिवेशन के लिए जो भी निधि लाए हैं जिले से, वो रजिस्टर्ड काउंटर के बगल में वहाँ गेट के पास वामसेट के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय सर बैठे हुए हैं। उनके पास जो भी निधि लाए हैं उनके पास कृपया करके जमा कर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया, जो आपने मुझे इस मंच पे, इस बहुजनों के मंच पे मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सभी को जय मूल्यवासी कहना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना बहुत बेशकीमती समय हमें दिया और अपने भी विचारों को निखारने के लिए खुद को भी दिया। तो एक बार मैं चाहूंगी कि अगर मैं जय मूल्यवासी बोलूं तो आप भी बोलेंगे बोल 85 जय मूल्यवासी। तो साथ में कम से कम 3 बार हम लोग रिपीट करेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग, बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी, जय वीर जय संविधान। तो अब मैं यहाँ से बोलना शुरू करती हूँ। वैसे तो समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्तागण हैं जो सभी टॉपिक्स पे अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं एक जो टॉपिक है जो मुझे पसंद आया है ओबीसी के लिए, क्योंकि मैं यादव हूँ, ओबीसी से हूँ, तो मैं चाहूंगी कि पहले मैं खुद के समाज के लिए कुछ बोलूँ। ओबीसी के साथ आज इतना हमारे देश में यहाँ बहुत सारे ओबीसी के लोग होंगे। मुझे नहीं पता कि यहाँ के आने से पहले ओबीसी को पता भी है कि नहीं कि हमें जो अधिकार मिला है हमारे संविधान से, जो हमारे भगवान बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, तो हमें पता होना चाहिए ओबीसी होने के नाते कि ओबीसी का जो अभी हाल ही में सुनने को आया है कि जो 8 लाख है, मीन्स अगर ओबीसी सालाना ओबीसी की वार्षिक आय 8 लाख है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है और उसमें भी क्रीमी लेयर जो ईडब्ल्यूएस पे है, जो जनरल कैटेगरी से है, अगर वो सालाना 8 लाख उनकी वार्षिक आय है तो वो गरीब हो गए। तो यह हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, उनको समझने की जरूरत है कि क्रीमी लेयर लगा दिया गया। इसके भी दोषी हम और आप हैं। वो इस तरह से हैं कि जब जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग की सोच के हैं, वो सोच रहे थे कि ये लोग जो है स्पीड हमारे सर पे बैठ के नाचते जा रहे दिन पर दिन। आज इनका बेटा दरोगा बन गया, आज ये आईएएस बन गया, आज ये आईपीएस बन गया, लोग बनते ही जा रहे हैं। तो इसे खत्म कैसे किया जाए? सबसे पहले उन्होंने शिक्षा जो आज निकली है ना, आधुनिक शिक्षा 2020 में, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा उसके बारे में। वो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हैं और बहुत हद तक तोड़ ही चुके हैं। हमें समझना होगा, क्योंकि जो हमारे एसटी समाज है वो बहुत जागरूक है ओबीसी की तुलना में। वो अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ओबीसी हैं वो बस क्या बोले, कहाँ डोले हैं और जड़ ढाल में बिजी है। लेकिन उनको नहीं पता कि हमें गुलामी, मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि क्रीमी लेयर लगाने का मतलब यही होता है कि अगर हम दरोगा हैं, हम आईपीएस हैं, तो अपने बच्चे को हम बना नहीं सकते, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। अब जो लोग ये सब भर रहे हैं ना करता, अरे हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, हम तो अपने दखल से बने हैं। जो भी सीओ के पद पे हैं, आईपीएस के पद पे हैं, एसडीपीओ है, आईएएस है, डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, अगर वो ओबीसी समाज के हैं या एसटी से जो भी समाज के हैं, उनको लग रहा है कि आज हम तो बन गए हैं भाई, हम तो ब्राह्मण
बातों को सुने और अपने जहन में उतारे, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज में जितनी तेजी से इसको फैलाए। नहीं तो इतनी तेजी से वो हमारे हक और अधिकार खाने में लगे हुए हैं। शायद जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वो उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं हमारे अधिकारों को छीनने के लिए। हमारा संविधान आज हम एक राइट में बचा हुआ है, हमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति वो भी छीनने को वो तैयार है। हमें भी आंदोलन करना होगा, ओबीसी वालों को रोड पे उतारना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें संविधान से 27%, अरे आरक्षण अगर मुद्दा है देश में, बहुत सारे लोग हैं आज ओबीसी के नाम पे, ओबीसी को एसटी से और एसटी को ओबीसी के नाम पे। अरे आप जरा सर्च कीजिए, आप अपने दिमाग को भंगाइए कि आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे किन जातियों का, किन विशेष वर्गों का अधिकार है। कहाँ एसटी ओबीसी, कहाँ अर्थव्यवस्था में? अरे वो अगर 100% में 0% पे ही होंगे जॉब में, बाकी लोग हैं कहाँ? आज शिक्षा तोड़ दी गई है। ये बताइए, क्या किसी गवार को कोई सिखाएगा कि दूध कैसे दूधते हैं? क्या कोई बढ़ई को सिखाएगा कि पलर कैसे बनाते हैं? क्या मछली को कोई सिखा सकता है कि तैरते कैसे पानी में? ये होते कौन है? मनुवादी लोग जो हमको सिखाएंगे शिक्षा के दम पे। क्लास 6 से क्या लागू कर दिया गया है? 6, 7, 8, 9 में ये लागू कर दिया गया है कि अगर आप पढ़ाई है तो पढ़ाई को मॉडर्न तरीके से आप अलग बनाइए, खटिया बनाइए, ये बनाइए। अरे तुम सिखाने वाले कौन हो? तुम्हें मंदिर में 100% आरक्षण है, उसके खिलाफ किसी ने कोई बोला क्या? हम लोग ने लड़ा क्या कभी कि तुम मंदिर में बैठ के 100% आरक्षण ले रहे हो, महीनों में करोड़ों की कमाई कर रहे हो? हम लोगों ने बोला क्या? तुम्हारे पेपर का दर्द नहीं हुआ? और आज में जब आरक्षण मिला, हम आगे बढ़ने लगे तो तुम्हारे पेट में नहीं, तुम्हारे बॉडी में दर्द होने लगा है। ये समझना पड़ेगा हमें, हमारे लोगों को। हमें लड़ना होगा, हमें जो शिक्षा जो पद्धति दिखती है नई शिक्षा, उसका विरोध करना होगा। समझिए, ये हमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो नई शिक्षा पद्धति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत अच्छी है। कहीं से अच्छी नहीं है, वो मनुष्य की लागू कर रहे हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। आज हमारे देश में, मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगी कि आज हमारे देश में क्या वजह है कि जो महिलाओं के प्रति इतने बलात्कार, इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर समाज में संवेदना खत्म कैसे हो गई है? हमारे लोग में मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्यता खत्म कैसे हो गई है? सोचना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में, ऊंचे कक्षों में कौन लोग जाते हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को सिर्फ सिलेबस तक पढ़ाई कराना ही हमारा धर्म है? नहीं। एक शिक्षक होने के नाते मैं शिक्षिका हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ, हाँ हमें सिलेबस पूरा करना है, लेकिन उसके साथ हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि दया करो। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि इस इंसान में दया नहीं, वो जानवर के बराबर है। आज हमारे जो भाई है, जो भी हमारे जो समाज में मौजूद है, एक मानव के रूप में वो दानव बन चुके हैं। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि ये मनुवादी लोग अपनी व्यवस्था खोज रहे हैं धीरे धीरे। हमारे बच्चों को पढ़ने का तो अधिकार बाबा साहब ने दे दिया, ऐसे भी बाबा साहब हम लोग को शिक्षा का अधिकार दिए थे, हमें वोट का अधिकार दिए थे। जब उस संसद भवन से निकल रहे तब जो मनुवादी लोग थे, पटेल जी, वो हंस रहे थे, बोल रहे थे कि वाह तुमने तो पढ़ने का अधिकार दे दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, तुम्हारे लोगों को मैं वही पढ़ाऊंगा बेटा जो मैं चाहूंगा, जो हम लोग चाहेंगे। और हो भी यही रहा है। हम लोग तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे समाज के लोग हमें कोई सही बात सिखाने आते हैं तो सबसे पहले हमारी उंगली उन्हीं पर उठती है, उनका सपोर्ट नहीं करते, उनको सहयोग नहीं देते। आप सोचिए, तर्क कीजिए, किसी की भी बातों को आंख मूंद के मत मानिए। और खासकर अपने अधिकारों के प्रति हमारी शिक्षा खत्म हो रही है, हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। आज हम और आप कुर्सी पर बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में ये भी खत्म होने वाला है। और आप समझ लीजिए कि एक और बात कि हमारे महापुरुषों ने कभी भी अपनी जाति का संगठन नहीं बनाया। अरे हमारे महापुरुषों ने कहा कि संगठित हो, एकत्रित हो। हम लोगों ने क्या किया? अपना अलग अलग पार्टी बना लिया, अपना अलग अलग संगठन बना लिया। हम टूट रहे हैं। याद रखिए, अगर एक लकड़ी का गट्ठा है, उसको अगर तोड़ना है तो अकेले कोई भी तोड़ सकता है, तोड़ रहे हैं। हम लोग एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हम भारत के हैं। हमें बाहर भेजने की या हमें हमारे अधिकारों की
से वंचित करने के अधिकार इनमें नहीं। हमारे संविधान में लिखा है कि जो डीएनए से भारत के मूल निवासी नहीं है उनको यहाँ का शासक बनने का अधिकार नहीं है। अरे जो गांव का मुखिया नहीं बन सकते हैं वो आज हमारे देश का राजा बन के बैठे हैं। हम लोगों ने बैठाया उन्हें खींच के कुर्सी उतारना पड़ेगा। ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है। आज हमारे भारत में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चल रही है, तानाशाही। आज जो भी कानून लाए जा रहे हैं, अरे कानून हमारे लिए हैं तो हमसे डिस्कस करो। संसद भवन में आखिर चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं? अगर महिला के संबंध में है तो महिलाओं से पूछो, अगर किसान के संबंध में है तो किसानों से पूछो, ओबीसी संबंध में है तो ओबीसी के लोगों से पूछो, और अगर एसटी से है तो एसटी के लोगों से पूछो। उसके बाद उनसे समझ उनके कानून को पास करो। तुम होते कौन हो? जो भी जीने आया बस पास कर दो कानून। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, ताली नहीं बजाएंगे बल्कि जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपाहिज किया जा रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मैं तो महिला हूँ, यहाँ तो बहुत सारे पुरुष आए हुए हैं। आप लोग की बुद्धि होगी शायद। मुझे लगता है जिंदा से वो मरा हुआ आदमी से वो नहीं होता है जिनकी सांसें रुक जाती हैं। मुर्दा आदमी वो भी होता है जिनकी संवेदना नहीं होती, अपने बहुजनों को विचारधारा नहीं होता। सर हमारे में आप लोगों में कहीं न कहीं हमारे जो बहुजन विचारधारा है वो खत्म होती जा रही है। सिर्फ जय भीम के नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। संविधान खतरे में है, वो आराम से अगर वो रहेगा भी तो वो अच्छे बना देंगे हमारे लिए, हमारे को किसी काम के लायक नहीं रहेगा। आज हम लोगों ने इस तरह क्यों किया? ताकि हम क्योंकि हमें नहीं चलाना है गोली, हमें गोली नहीं चलानी है, हमें लाठी नहीं चलानी है। हमें बस अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना है, जागरूक करना है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे बाप का संपत्ति कहाँ तक है तो हम लड़ेंगे कैसे उसको लेने के लिए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पिता की संपत्ति है कहाँ तक, कहाँ का संपत्ति है। जो हमारी संपत्ति है वो हम उसे लेके रहेंगे। अरे आरक्षण का मुद्दा है 100%। हमारे माननीय मावन साहब ने कहा था कि 100% आरक्षण लागू करो। तुम्हारे में दर्द क्यों हो रहा है? बार ये लोग बोलते हैं कि एसटी ओबीसी में कोई आरक्षण नहीं, मतलब कोई मेरिट नहीं। हम लोग विदाउट मेरिट है। अगर यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाए तो वहाँ हम लोग बोलते हैं कि ये एनएफएस है, मतलब नॉन सुटेबल फाउंड, ये यहाँ पढ़ाने के लायक नहीं है। हम लोग किसी काम के लायक नहीं है, बाकी सारे काम करने के लायक वही है। आज भारत में इतना अपराध बढ़ गया है एसटी पर, महिलाओं पे, आदिवासियों पे। तो आज था इतना अधिकार गुलाम भारत, जो हमारा भारत गुलाम था ना तब भी नहीं होता उतना आज है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब कुछ जान के भी चुप हैं। तो बोलेंगे क्या? ना बोलते हैं ना लिखते हैं, जो बोलते हैं लड़ते हैं उनको सहयोग भी नहीं देते। लेकिन हमें देना होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, अगर अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखेंगे तो शायद जो आप जिस पद पे हैं आपके बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अकेले ये संगठन, अकेले ये आंदोलन मुझ अकेले का काम नहीं है। हम सभी को एक आना होगा, हम सभी को अपनी विचारधाराओं से एक होना होगा और अपने हर अधिकार को छीनने वालों से लड़ना होगा। और याद रहे हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमें लड़ना होगा। बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप लोगों ने सुना और सुन के आप इसे अपने जीवन में उतारिए और हमारे साथ अपना साथ दीजिए। पैसा श्रम किसी भी तरीके से। बस मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। सभी को जय मूल निवासी, जय भीम। राजकुमार जी यहाँ हैं जो जिनको पानी का जिम्मेवारी दिया गया था केरल लाने के लिए। अगर यहाँ हैं तो तुरंत निकले और पानी ला के दें, खाना बनाने वाले तुरंत। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मती पूनम यादव जी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी माननीय मोहम्मद मोइन बामसे धनबाद। मोहम्मद मोइन बामसे धनबाद।